नमस्कार। द इंटरनेशनल रिपोर्ट में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। और इस वक्त मिडिल ईस्ट में काफ़ी कुछ चल रहा है। मिडिल ईस्ट को लेकर अब स्विट्ज़रलैंड में भी काफ़ी कुछ चल रहा है। वहाँ पर बातचीत जो है शुरू हो गई है। जो प्रतिनिधि हैं अमेरिका के, कतर के, उसके अलावा ईरान के प्रतिनिधि मंडल वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो बातचीत शुरू हो गई है। क्या होगा क्या नहीं होगा कहना मुश्किल है, लेकिन ये जो युद्ध है इसका असर कई प्रकार से हुआ है। और एक जो बात बार बार कही जा रही है वो ये कि ईरान जो है इस युद्ध के कारण और मजबूत होकर निकला है। और कई चीजों को अगर आप देखें, कई फैक्टर्स को देखें तो ये सच लगता है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध में हाथ डाला था और जिस तरह से वो हड़बड़ी में निकले हैं और जिन शर्तों पर निकले हैं, वो अपनी कहानी खुद बता देती है। और लेकिन इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान तुर्की से, अंकारा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। इफ्तिकार गिलानी साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए इस प्रोग्राम पे, गिलानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने चैनल में बुलाने के लिए। जी, आप काफ़ी वक़्त से मिडल ईस्ट को बहुत करीब से कवर कर रहे हैं। काफ़ी एक्सटेंसिव वहाँ पर पिछले 2 सालों में आपने ट्रैवल भी किया है, वहाँ पे हालात देखे हैं, मूड देखा है। आपका एक आर्टिकल मैं पढ़ रही थी हाल में, तो उसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपने शेयर किए हैं। जो डील हुई है, उसको लेकर अलग-अलग किस्म की बातें चल रही हैं, लेकिन एक जो बात आपने अपने आर्टिकल में लिखी, कहा कि एक विक्ट्री वाली बात चाहे हो ना हो हर जगह ईरान में, लेकिन एक सेंस ऑफ रिलीफ है। तो आखिर क्या मूड आपको वहां पर लगा, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हाँ, सबसे पहले जो है, जो आपने बताया कि ये बिल्कुल ईरान की कोई मिलिट्री विक्ट्री नहीं है, लेकिन ये जी। ईरान के लिए एक बहुत बड़ा एक टैक्टिकल रिलीफ है और एक पॉलिटिकल विक्ट्री कह सकते हैं इसको। हाँ, हाँ। ईरान को बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ है और जो स्ट्राइक्स उनकी जो न्यूक्लियर या मिलिट्री साइट्स पर जो स्ट्राइक्स हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो एडवांटेज ईरान को मिला या जो हम देखते हैं बाहर से, वो ये है कि ईरान कोलैप्स नहीं हुआ। अगर आप हुँ। इसी तरह के स्ट्राइक्स अगर किसी दूसरी कंट्री में हुए होते तो आपने देख ही लिया कि वहाँ साउथ अमेरिका में जो जिस तरह से वो एक रिजीम चेंज कर बिल्कुल लीडर को ही जो है एक अरेस्ट करके उठा लेकर आ लाए। गया अमेरिका, वो ईरान हाँ। में नहीं हो पाया। लेकिन जो हुँ। है यूएस प्लान में एक्चुअली जो है ना हुआ, यूएस प्लान जो था उसमें काफी डिफॉर्मिटीज थी और ये समझ में नहीं आता था कि किस तरह से जो इन्होंने ये अगर ये अमेरिका अगर ये हमले उन्होंने जो है फरवरी 28 को कि अगर ये हमले उन्होंने 14 जनवरी को किए होते तो हाँ। बहुत चांसेस ये थे कि अमेरिका जो है उस वक्त अपने मकसद में कामयाब हो सकता था। फिर वो दूसरी क्यों? चीज, कैसे? क्योंकि उस वक्त जो है जनवरी में खासे प्रोटेस्ट चल रहे थे, हाँ। तो हुँ। जनवरी 14 को ये प्रोटेस्ट और अगर मैं बता दूं आपको कि एक्चुअल प्लान जो था हमले का वो जनवरी 14 को ही था। अच्छा। वो उस वक्त जो है लेट उनको ख्याल आ गया कि हमारे इस वक्त यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है इस रीजन में मौजूद, क्योंकि हुँ। ईरान जब रिटेलिएट करेगा तो ईरान इसराइल के ऊपर ही रिटेलिएट करेगा, क्योंकि बिल्कुल, एयरक्राफ्ट हाँ। कैरियर यहाँ पर मौजूद नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम्स हुँ। मौजूद नहीं है, और उसको लाने में तकरीबन वो उनको एशिया पैसिफिक से लाना पड़ा और उसको हुँ। लाने में तकरीबन 20 दिन लग गए। लिहाजा ये उस वक्त ये हमला डिले हुआ। फिर दूसरी चीज ये थी कि उन्होंने रेप्लिकेट करना चाहा इराक और अफगानिस्तान में जो कुछ किया था उन्होंने। हुँ, हुँ, हुँ। अफगानिस्तान का मॉडल ये था कि उन्होंने जो है नॉर्दर्न अलायंस को बिल्कुल ऑर्डर दे दिया कि आप लोग जो है हिरात से और आप लोग जो है पंशीर से मार्च करो टुवर्ड्स टुवर्ड्स दिस काबुल की तरफ, और उनको हाँ, एयर कवर दे दिया। हाँ, हाँ। इसी तरह से इराक में इन्होंने शिया मिलिशियाज जो थी साउथ में उनको कहा कि आप लोग बगदाद की तरफ बढ़ जाओ, हम एयर कवर देते हैं। कुर्दों हुँ। को कहा कि इरबिल की तरफ से कि तुम बगदाद की तरफ मार्च करो, हम एयर कवर देंगे। और यही प्लान उन्होंने यहाँ पर भी बनाया हुआ था। यहाँ हाँ, पर हाँ। प्लान था नंबर 1, कुर्दों की एक अलायंस बनाया था हमने, 6 पार्टी अलायंस, मिलिट्री अलायंस, और उनको एंटर करना था इरबिल से, इराक से उनको एंटर करना था ईरान की तरफ, और उनको वहां पर उन्होंने अगर आप देखें कि सबसे पहले जो एक लार्ज स्केल एयर ऑफेंसिव हुआ वो इसी हाँ, रीजन में हुआ, ताकि ये कुर्द जो है ये आगे 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 बढ़ते जाएं, आगे बढ़ के जो उनको एयर कवर देने का प्रोग्राम था। हुँ। लेकिन फिर दूसरा ये था कि जो आजरी पॉपुलेशन है वहां पर ईरान में, आजरी पॉपुलेशन, आजरबाईजानीज, तो हाँ, उनके हाँ। लिए भी जो है उन आजरबाईजान के प्रेसिडेंट को लेकर, क्योंकि अगर इस रीजन में ईरान इजराइल का जो सबसे बड़ा एलए है
वो है अजरबैजान। लिहाजा उन्होंने अजरबैजान को भी, अजरबैजान इवन अगर आप उस वक्त, अगर आपका वो घटनाक्रम आप याद होगा आपको, उस वक्त जो है ईरान में जो आजरी पॉपुलेशन है, उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा था अजरबैजान के प्रेसिडेंट को कि हमें याद है हमारे बिल्कुल। ऊपर आतंक होता, हमें हमें बचाओ। वो एक तरह सा हाँ। रूज था, ताकि इस रूज की बेसिस पर अजरबैजान वहां पर इंटरवीन करता है, आजरी पॉपुलेशन को हथियार देता है, या उनको वो उठ जाते। हम्म। सबसे पहले उर्दू के साथ सबसे पहले ये हुआ कि कुर्द ऑटोनॉमस रीजन जो है इराक में, उसके प्राइम मिनिस्टर को बुलाया तुर्की ने, और उसको यहाँ पर अंकारा में खास तौर पर उसको बताया गया है कि वो ईरान के मामले में बिल्कुल हस्तक्षेप न करे, और जो वहां हाँ। पर कुर्द हैं उसके वो जो ईरानी कुर्द हैं उनको समझाए। उसने हम्म। वापस अंकारा से ही स्टेटमेंट दे दिया कि हम अपनी जमीन को किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ठीक है। फिर जब वो फिर दूसरी, क्योंकि क्योंकि उसकी इसका एक बैकग्राउंड ये है कि लास्ट ईयर जो है कुर्द और तुर्की, कुर्द जो तुर्की में भी उनका जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनका एक उन्होंने हथियार डाल दिए थे। वो बातचीत वो कर रहे थे तुर्किश गवर्नमेंट के साथ, उन्होंने शुरू किया था। उसमें मीडिएटर जो था वही इराक की ऑटोनॉमस कुर्दिश एडमिनिस्ट्रेशन थी। हम्म। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो सीरियन कुर्द्स हैं, उन्होंने बाकायदा एक लेटर लिखा इनको, ईरानी कुर्द्स को, उनको कहा कि अमेरिका के ऊपर कभी भी भरोसा मत करो। उन्होंने कहा कि हम्म। अमेरिका ने हमें सीरिया में बेयारो मददगार छोड़ दिया है, और हम्म। ये तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। विद इन 6 डेज जो ये 6 पार्टी अलायंस बन गया था, दे डेवलप्ड कोल्ड फीट, और उन्होंने हाँ। उनके ऊपर फिर इस दौरान हमले भी हुए, एंड दे डिड नॉट इंटरवीन। ये एक सबसे बड़ी पहली डिफीट हुई थी इस जो इजरायली और यूएस की जो, क्योंकि सबसे ज्यादा डिपेंडेंट ही उनके ऊपर थे, क्योंकि अपने बूट से नहीं रखना चाह रहे थे। और फिर हम्म। पॉपुलेशन को भी, अजरबैजान को भी तुर्की की तरफ से खासतौर बताया गया है कि दैट दे शुड नॉट इंटरवीन इन दिस ईरान कॉन्फ्लिक्ट, वरना ईरान, अजरबैजान और ईरान मतलब का सब सब बेसिकली सब अलग रहे इस कॉन्फ्लिक्ट से, और उसके बिल्कुल बाद एग्जैक्टली कुछ एग्जैक्टली देर। बिल्कुल। हाँ। और सबसे इंपॉर्टेंट जो उनको, जिस आदमी को वहां पर बिठाना था, शाह ऑफ हाँ। ईरान के बेटे को, उसको हाँ। बजाय फ्रांस में रखने के, फ्रांस में बैठकर वो लोगों को वहां गाइड करता, वहां से कॉल देता, वो बैठा तल अबीब में। और हाँ। इससे पहले गाजा हो चुका था। ये कैसे ही भूल गए, गाजा पूरा टीवी पर मिडिल ईस्ट ने देखा था, गाजा बिल्कुल। में जो कुछ हुआ। अगर वो बिल्कुल। फ्रांस में बैठा होता या लंदन में बैठा होता, ये ईरानियन डायस्पोरा को, ये जो वहां पर उनको उनको एनकरेज करता, तो ईरान के अंदर जो उसने कॉल्स दी, वो कॉल्स जो हैं बिकॉज ऑफ हिज बीइंग इन तल अबीब, और बिकॉज ऑफ की हिज इसके ट्वीट्स जो है नेतन्याहू रिट्वीट कर रहा था, उसका जो ग्राफ था, उसका जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी कुछ बना था वहां ईरान में, वो सब खत्म हो गया, सब गिर गया। तो हाँ। लिहाजा उन्होंने कहा कि लिहाजा उसके बाद इसी दौरान जो है ईरान ने जो पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहे थे उन पर काबू पा लिया, उनको बहुत ही रुथलेस तरीके से या वटवर तरीके से, लेकिन उस पर काबू पा लिया। लेकिन उसके बाद हम्म। फिर जो है ये ऑलमोस्ट तय था कि अब रिजीम चेंज नहीं होने वाला है, नहीं हो सकता है। हम्म। तो लेकिन ये लिहाजा जिस तरह से ईरान ने मैनेज किया, मेरा ये मानना है क्योंकि इतने लंबे वक्त तक सैंक्शंस के साथ रहे थे, तो शायद उस तरह का इम्पैक्ट जो है उन्होंने एब्जॉर्ब किया, जो कि शायद कोई और कंट्री जो कि बिल्कुल फ्री तौर पर रह रहा हो, वो शायद उसके लिए ज्यादा बड़ा शॉक होता। लेकिन ईरान ने इसको एक तरह से एब्जॉर्ब किया, और अब जो आप जैसे आप भी बोल रहे हैं कि एक पॉलिटिकल विक्ट्री है, लेकिन विक्ट्री तो है, जैसे दुनिया देख रही है, दुनिया कह रही है कि हाँ भाई यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को सरेंडर करना पड़ा है, चाहे वो माने ना माने, लेकिन चाहे एक्सपर्ट्स हो या नेता हो, वो ये चीज कह रहे हैं। बिल्कुल, ईरान भी इसको एज ए प्रूफ कर रहा है कि ईरान ने रेजिस्ट किया प्रेशर को, और हाँ। वाशिंगटन को ऑलमोस्ट, वाशिंगटन मेरे ख्याल में पहली बार जो इतना फोर्स किया वाशिंगटन को नेगोशिएटिंग टेबल पर आने के लिए, सिर्फ नेगोशिएटिंग टेबल हाँ। पर आने के लिए भी नहीं, बल्कि जो अपने 14 वो पॉइंट्स का जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसमें से 12 पॉइंट्स ऐसे जो ईरान के फेवर में है। बिल्कुल। तो इस हद तक जो है, इस हद तक मजबूर किया, और इस हद तक इस वक्त इनफैक्ट जो पॉइंट्स हैं उसको लेकर अब खुद रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से राष्ट्रपति ट्रंप की जबरदस्त आलोचना हो रही है। आई मीन ये अनथिंकेबल था कुछ वक्त पहले तक। एग्जैक्टली लेकिन इनके पास और कोई चारा भी नहीं था। इन्होंने ईरान को ऐसा हथियार दिया जो ईरान को खुद नहीं मालूम था कि हथियार मेरे पास है, वो हॉर्मुज। वो हाँ। ईरान को जंग से पहले पता ही नहीं था हमारे पास ये भी हथियार है। उनको पता था कि हमारे पास बस बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और हमारे पास ड्रोन्स हैं, लेकिन ये हम्म। इतना बड़ा हथियार उनके हाथ में आ गया। और अगर डोनाल्ड ट्रंप, अगर अब ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर उस अब साइन नहीं हुआ होता, पूरी दुनिया में और अमेरिका में इस वक्त सिर्फ 4 हफ्ते का तेल बचा था, यूरोप में हम्म। और अमेरिका में।
इस पे हम वापस आते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, लेकिन पहले आप मुझे जरा मूड बताएं, जो आपने लिखा, जो मूड लिखा लोगों का। हाँ, ईरान में जिस वक्त ये अनाउंस हुआ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक चीज था, एक हाँ, बहुत बड़ा एक रिलीफ था आम आदमियों लोगों के लिए। बिल्कुल। हाँ। रिलीफ जो है, क्योंकि लोग जो है एक तो जंग से भी थक चुके थे, सैंक्शंस और जो हाई प्राइसेस और अनसर्टेनिटी वहां पर ईरान में है, जाहिर सी बात है ये हर एक आम आदमी को पिंच कर रही थी। हमारे हाँ। जब वहां से लोगों से बात हो रही थी, लोगों से जब बात कर रहे थे, तो वो लोग जो है उस वक्त इंतहाई खुश थे कि जंग कम से कम बंद हो गई। हाँ। और हाँ। मोस्ट ऑफ ईरानियंस जो है ना एक स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, हम्म। और लेकिन उनको प्राइड भी था कि ईरान बिल्कुल अपने मौक़िफ़ पर बिल्कुल कायम रहा, ईरान ने हम्म। कोई चीज सरेंडर नहीं की। लेकिन यह है कि हम्म। वहां पर एक डीप सस्पिशन भी है। गवर्नमेंट हाँ। जो है वो यूनिटी प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन ईरान में भी बहुत सारे डिविजन्स हैं। वहां पर जो है प्रेसिडेंट और जो वहां पर स्पिरिचुअल लीडर है, उनके बीच में एक बहुत बड़ा एक गैप है। लेकिन यह है हम्म। कि इस वक्त इस जंग ने उस गैप को फिलहाल भर दिया है। लेकिन ये हम्म। गैप अब अगर जो है किस हद तक अब आगे, जब अब इन्होंने आज जो है एक वो कमिटीज अब जो बनाई हैं, एक वर्किंग ग्रुप्स बनाए हैं, वो टेक्निकल ग्रुप्स बनाए हैं, वो टेक्निकल ग्रुप्स आगे 60 दिनों में किस किस तरह जो है इसको आगे ले जाते हैं। लेकिन इस एग्रीमेंट की जो सबसे बड़ी एक खामी है, उसमें जो स्पॉयलर्स हैं, दो स्पॉयलर्स, हिजबुल्लाह हम्म। और इजराइल, दोनों इसके हम्म। सिग्नेचर्स नहीं है। हम्म। चलो, हिजबुल्लाह के लिए एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि ईरान का इतना है ताकत, या ईरान की इतनी ताकत है कि वो हिजबुल्लाह के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस करके उनको जो कुछ अगर 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 वो कुछ तय करते हैं तो हिजबुल्लाह उनके खिलाफ नहीं जा सकती है। लेकिन ये कहना डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए, कि वो इसी तरह की कोई गारंटी इसराइल के बिहाफ पर ले सकते हैं, ये कहना बहुत ही गलत है। लेकिन एक चीज बताएं इफ्तिकार साहब कि आपने कहा कि डिस्ट्रस्ट है लोगों का वहां पर ईरान में, लेकिन डिस्ट्रस्ट तो फिर दोनों के लिए हुआ ना, अमेरिका के लिए भी, क्योंकि पहले तो राष्ट्रपति ट्रम्प जैसा कह रहे थे कि लोग चाहते हैं कि वहां पर अमेरिका आए। जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो कई ऐसे भी ऐसी तस्वीरें आई कि लोग दीवारों पर लिख रहे हैं कि प्लीज सेव अस अमेरिका, डोनाल्ड ट्रम्प वगैरह वगैरह। तो ये जो है क्या असल तस्वीर थी, या फिर डिस्ट्रस्ट दोनों के लिए है, अपनी रेजिम के लिए भी और अमेरिका के लिए भी? आज क्या तस्वीर है? नहीं, ईरान का जो है, ईरान का अपना स्ट्रक्चर जो है, ईरान को अपने स्ट्रक्चर में जो ना बहुत सारी जो है रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे जब भी वो वापस आ जाएंगे गवर्नेंस की तरफ। अभी तो जंग में है, तो गवर्नेंस की तरफ जब वापस आ जाएंगे, ईरान हाँ। का अपना निज़ाम जो है इट हैज़ बिकम ए रॉटन, उसको उनको चेंज करना, किसी तरह से करना की बहुत जरूरत है। जनवरी हाँ। में जो प्रोटेस्ट वहां हो रहे थे, या प्रोटेस्ट जब स्टार्ट हुए थे, दे वर क्वाइट जेन्युइन प्रोटेस्ट। उन हाँ। हाँ। प्रोटेस्ट में बिल्कुल जो वहाँ एक बहुत बड़ा तबका उस प्रोटेस्ट में शामिल था। लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात है, ईरानियंस जो है, आप याद रखें, ईरानियंस जो हैं वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन दे आर क्वाइट जेन्युइन और दे आर हाईली नेशनलिस्ट्स हैं। ये एक बिल्कुल। ईरान का एक खास तौर पर, क्योंकि जब उनको किसी एक्सटर्नल पावर ने ललकार दिया तो उसके बाद ईरान जो है कंप्लीटली यूनाइट हो गया। हम्म। लेकिन यह है कि एक प्रोटेस्ट थे वहां पर, और ये वहां पर इस वक्त एक तो वो प्रोटेस्ट हैं, दूसरा विद इन गवर्नमेंट भी जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं और ईरान प्रेसिडेंट हैं, और उसके बाद आईआरजीसी और स्पिरिचुअल लीडर, हाँ। ये हाँ। एक तरह से आप समझें कि ईरान की आर्मी, ईरान का प्रेसिडेंट, ईरान का फॉरेन मिनिस्टर एक तरफ है, और हाँ। आईआरजीसी जो है मतलब पासदारान, हम्म। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और स्पिरिचुअल लीडर्स, हाँ। वो हाँ। वहां पर और जो इस वक्त ईरान के स्पीकर हैं, वो हाँ। दूसरी तरफ है। लिहाजा उन्होंने एक अहम अच्छा काम ये किया, उन्होंने ईरान के स्पीकर को ही भेजा नेगोशिएशन के लिए। हाँ, देखा ये मैंने। ताकि एक जो हार्डलैंड ग्रुप वहां उनको मदद तो दे रहे हैं, उनको फॉरेन मिनिस्टर भी हम्म। उनके साथ है, लेकिन हम्म। चूंकि उन्हीं को बना दिया गया है इंचार्ज, लिहाजा इसमें एक उम्मीद है कि ये बाकी जो, क्योंकि अगर ये ग्रुप जो आईआरजीसी का ग्रुप है और स्पिरिचुअल लीडर है और जो हम्म। पार्लियामेंट है, अगर इनको ये साथ ले जाने में कामयाब हो जाते हैं, बाकी फिर हम्म। ईरान आर्मी को या ईरान के प्रेसिडेंट को या बाकियों को मनाना वहां पर आसान है। हम्म। अच्छा, एक चीज बताएं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे आपने भी कहा कि जो 14 पॉइंट का एमओयू है उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो ईरान के हक में है। ऑलमोस्ट 12 पॉइंट्स ऐसे हैं जो ईरान के हक में है। पैसे मिल जाएंगे, तेल पे से सैंक्शन चला जाएगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा, ये बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं
जो कि इकोनॉमिकली अगर कहें रीबिल्ड करने के लिए ईरान को काफ़ी है। जो रिपेरेशंस हैं वो भी मिलेंगे, मुआवजा जिसकी मांग वो कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी दे, चाहे बाकी पड़ोसी देश दें। लेकिन इसके अलावा भी कुछ है। एक तो मैं ये भी मुझे लगता है कि इस पूरे रीजन में इस युद्ध के कारण और जिस तरह से ये टर्न आउट हुआ है, एक दबदबा हो गया है। जो पहले एक था कि सर्वाइवल था, डिफेंसिव मोड में थे, अब वो बिल्कुल चेंज हो गया। आपको लगता है ऐसा? सबसे अहम चीज जो इसमें है, चाहे वो पैसा उनको वापस मिले या न मिले, लेकिन हाँ, अगर ईरान को सिर्फ अपना तेल बेचने की ही आजादी मिले, ये हाँ, तकरीबन थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है, तो ईरान को बिल्कुल। इसके अलावा और किस चीज की जरूरत है? अगर हाँ, ईरान को जो, अगर आपको याद होगा, हमारी 1990 में तय हुआ हुँ, था कि ईरान और पाकिस्तान और इंडिया गैस पाइपलाइन का, चलो अगर हुँ, वो पाकिस्तान के थ्रू न भी हो, किसी और लाइन से भी अगर अलाउ हो जाती है, तो इससे हुँ, बड़ा सौदा ईरान के लिए क्या हो सकता है? ये तो एक ये पूरे रीजन को, और हमारा सबसे नजदीक रीजन है ये, जहां से हम गैस ला सकते हैं। हुँ, इससे हुँ, नजदीक कोई कंट्री है ही नहीं हमारे लिए। बिल्कुल सही बात है। ये इस वक्त जो है 1990 में, उस वक्त नरसिम्हा राव ने ये ख्वाब देखा था उस वक्त कि हाँ, हाँ, ईरान से गैस पाइप लाने की, लेकिन उसके बाद अमेरिका के दबाव के बाद या बाकी चीजों के कभी वो बिल्कुल आ ही नहीं सका वो। तो हुँ, ये तो बाकी सैंक्शंस, बाकी उनको 300 बिलियन डॉलर्स उनको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। और फिर हाँ, हाँ, दूसरी तरफ बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने उनका पैसा रोक के रखा हुआ है बिकॉज ऑफ हाँ, दिस। मतलब इंडिया के पास भी तकरीबन $7 बिलियन हैं ईरान के। हुँ, इस तरह से हुँ, बाकी से बहुत सारी कंट्रीज के पास है, उन्होंने जबरदस्ती नहीं रखा हुआ, बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, सैंक्शंस के कारण। बिकॉज ऑफ दिस हाँ, बैंकिंग स्विफ्ट अकाउंट से भेज, जो बैन था, उसकी वजह हाँ, से जो बिल्कुल बैंकिंग सिस्टम जिस पे ह बिल्कुल पूरा काम बैंकिंग करता है। वो रेस्टोर हाँ, हो जाता है, तो इनको वही जो तेल अभी तक बेचा है उसके पैसे भी उनको वापस मिल जाएंगे। और हाँ। फिर ये ईरान के लिए तो यही सबसे बड़ी एक अचीवमेंट है। नहीं, लेकिन दबदबा भी बढ़ गया ना अब रीजन और में। फिर रीजन में, एग्जैक्टली इस रीजन में, एक खास बात ये थी कि इस दौरान इस रीजन में जो गल्फ था, और गल्फ के हाँ, अलावा तुर्की, इनके हुँ, साथ एक मसला ये था कि दे हैड एन, जिस तरह इसराइल को एक तरह से, इसराइल को तो सिक्योरिटी थ्रेट था, या हाँ, ईरान के साथ, या ये हाँ, कंट्रीज भी जो है थ्रेटन्ड फील करते हैं ईरान से। हाँ, लेकिन हाँ, हाँ, इनके साथ मसला, इनके साथ लेकिन अनलाइक इसराइल, इन लोगों के साथ ये था कि इन लोगों के लिए एक डिस्टेबलाइज्ड ईरान भी प्रॉब्लम था। ये हुँ, ईरान को सीरिया नहीं बनना देना चाहते थे। ये सही बात इस है। अगर अगर अमेरिका पहले 2-4 दिनों में अपना गोल पूरा कर देता, मतलब वहां पर एक रिजीम चेंज करवा पाता, तो ये हुँ, इनके लिए काफी था। बट दे डिडंट वांट ए अनस्टेबल ईरान, दे वांटेड ए हुँ, स्टेबल ईरान अंडर सिंगल लीडरशिप। लेकिन हुँ, उनको जो है, लेकिन ये है कि ईरान के जो पावरफुल होना, एक हुँ, आर्क जो ईरान ने बनाया हुआ था आफ्टर लेबनान, वो हुँ, उससे वो उसमें तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने सीरिया में उसको डिफीट कर दिया था ईरान को। और हुँ, अब ईरान को जो है दोबारा अब मिलिट्री पावर बनना इस पूरे रीजन के लिए खतरनाक, मतलब ये अपने आप को लिए खतरनाक समझते थे। हुँ, लेकिन हुँ, जिस तरह अब ईरान ने अपने आप को इस दौरान बिहेव किया है, तो उसने थोड़ा बहुत एक कॉन्फिडेंस इनको दी है, खासतौर पर सऊदी अरब को और कतर को और तुर्की को, किसी हद हुँ, तक उनको कॉन्फिडेंस दी है कि ईरान जो है, जिस तरह सीरिया में या यमन में, या जिस तरह जो ईरान इससे पहले जो है उनको वहाँ की वहाँ प्रॉक्सीज को जिस तरह वहाँ पर इन इन कंट्रीज के खिलाफ यूज करता था, वो शायद हुँ। अब न, वो एक कॉन्फिडेंस इनको मिली है, जिसके बाद जो है इन लोगों ने भी इस रिकॉन्सिलेशन में अपना हिस्सा ले लिया। इसका क्या मतलब समझें कि पहले जो रिश्ते थे ईरान के साथ, उससे बेहतर रिश्ते होंगे अब इस पूरे वाक़ये के बाद, इस युद्ध के बाद, इस डील के बाद, इस एमओयू के बाद, जो कुछ हुआ है अभी, उसके बाद क्या बेहतर रिश्ते होंगे पड़ोसी देशों से, ईरान के जो खाड़ी देश हैं उनसे? बेहतर कहना तो बहुत मुश्किल है अभी इस वक्त, लेकिन इतना है अ, कि जिस तरह इसराइल को एक तरह से, जो इसराइल को अपना एक कर लगता था कि ईरान जितना मजबूत हो जाएगा उतना मेरे लिए खतरा है, मेरी हाँ, एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है, एग्जिस्टेंशियल खतरा है हमारे लिए। इन लोगों हाँ, को एग्जिस्टेंशियल खतरा तो नहीं था, लेकिन इनके इंटरेस्ट पर खतरा था ईरान। हुँ, अब ईरान इनकी, जैसे तुर्की का मसला है, तुर्की का सबसे बड़ा इंटरेस्ट था सीरिया में, हाँ, सीरिया। और सीरिया में जो राइवल कौन था, वहां ईरान ही था, हिजबुल्लाह थी वहां पर, ईरान में जो लड़ती थी वहां पर बशर असद के हुँ, साथ। तो बिल्कुल।
हाँ, वहाँ वहाँ पर जो है इनके इंटरेस्ट्स और तुर्की को इनके कोलाइड होते थे। इसी तरह से हाँ, यमन में जो है सऊदी अरब के इंटरेस्ट्स कोलाइड होते थे। बहरेन में और यूएई के साथ इनके रिश्ते पहले से खराब ही थे, ईरान के। लेकिन यह है कि इन कंट्रीज का मसला ये था कि ये कंट्रीज ईरान इन इन कंट्रीज ने चूंकि इराक को देख लिया था, इराक के अमेरिका में जाने के बाद और इराक में जो कुछ हुआ उसके बाद आईएसआईएस पैदा हो गई थी और बाकी बहुत बिल्कुल। टेररिस्ट ग्रुप्स पैदा हो गए थे। लिहाजा वो हुँ, ईरान को इस हद तक नहीं पहुंचना देना चाहते थे। दे वांटेड अ सिंगल अथॉरिटी इन ईरान। लेकिन अब चूंकि अब यही नहीं हुआ, लेकिन इस दौरान जो जंग के दौरान ईरान ने जिस तरह अपने आप को बिहेव किया एज ए डिप्लोमेटिकली इन हुँ, कंट्री के साथ, उन्होंने एक आउटरीच किया। इस दौरान जो हुँ, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इस दौरान सऊदी अरब, तुर्की भी, कतर भी हुँ, गए और उनको उनको जो है वहाँ कोई एश्योरेंस दी है। इन हुँ, एश्योरेंस के बाद एटलीस्ट ये कंट्रीज जो है इतने एश्योर्ड हैं कि ईरान दोबारा खास तौर पर सीरिया में या सीरिया में जो है दोबारा वो अपना एक प्रॉक्सीज, वो कोई सिविल वॉर दोबारा शुरू नहीं होगी सीरिया में। और हुँ। इसी तरह से जो है यमन के हवाले से भी सऊदी अरब को कोई एश्योरेंसेस मिली हैं। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जो कमज़ोर पॉइंट जो आप बता रहे थे कि इज़राइल वाला फैक्टर, लेकिन एक फैक्टर जो आपने ये भी बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में पता नहीं था कि एक वेपन है और सच में दिख रहा है क्योंकि एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि हॉर्मुज़ खुला हुआ है, वहाँ से आराम से शिप्स जा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान कहता है कि क्योंकि इज़राइल ने लेबनान पे फिर से अटैक किया है, तो हम बंद कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा ऑन एंड ऑफ वाला लगातार फिर चलता रहेगा। ये तो ऐसा वेपन है जो कि अनंत काल तक बिल्कुल फॉरएवर टाइम के लिए चल रहा है। जब भी कुछ होगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाएगा। बिल्कुल, हॉर्मुज़ पर ईरान को या किसी भी अमेरिका को या को वहाँ पर एक न कोई गोली चलाने की ज़रूरत है, न कोई बॉम्ब चलाने की ज़रूरत है। हुँ, जस्ट एक स्टेटमेंट दागना है कि ये बंद है। हाँ, नहीं स्टेटमेंट आ गया तो इंश्योरेंस कंपनीज़ पीछे हट जाती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज़ वहाँ पर किसी भी जहाज़ को गुज़रने का इंश्योरेंस वापस ले जाती हैं। और उसके बिल्कुल। बाद उस जहाज़ का जो कैप्टन है वो ही इज़ ऑन हिज़ ओन। अब हाँ, किसी भी इसको लगा कि चलो कुछ नहीं है तो आगे बढ़ जाता, जो किया बहुत सारे कैप्टन्स ने इस दौरान किया। वो रात हाँ, के हाँ। अंधेरे में वो जाते थे, जिसमें एक इंडियन उसने भी कोशिश की थी। हुँ, तो ये है कि एक रिस्क है और इस हुँ, रिस्क में उसके ऊपर जो सामान लदा होगा उसका फिर मुआवजा कौन देगा? वो पूरी उस कंपनी को देना पड़ेगा फिर। लिहाजा हुँ, जो है हुँ, कंपनी जो है जिस वक़्त भी किसी का स्टेटमेंट आ गया, चाहे गोली चले या ना चले, चाहे बॉम्बिंग हो या ना हो, चाहे उसको बंद करना वाक़ई बंद करना हो या ना करना हो, वो समझे कि वो बंद हो गया। जैसे ईरान हाँ। से कल तो काफ़ी शिप्स चले थे होर्मुज़ से। और कई सारे चले थे। और फिर निकल जब भी गए काफ़ी सारे। हाँ, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली फिर ईरान हाँ, का स्टेटमेंट हो आ गया तो उसके बाद तो बिल्कुल आज तो बहुत ही कम शिप्स ने जुर्अत की है वहाँ से निकलने की। वो भी हुँ, हुँ, ऐसे जिनके ऑलरेडी पहले कुछ इंश्योरेंस शायद थे। हुँ, तो हुँ, लिहाजा जो है ये तो 30 किलोमीटर का या 30 नॉटिकल माइल्स तो टोटल इसका एरिया है। हुँ, उसमें उसमें जो है बस एक स्टेटमेंट ही देना है उनको कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर ईरान के साथ ईरान को जो है बस इतना ही करना है, एक स्टेटमेंट देना है तो बंद वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया। हुँ। लेकिन ये है कि ये हथियार उसको अमेरिका ने ही दे दिया, ये हुर्मुज का हथियार ईरान को। बिल्कुल। सही बात है और अब उसके टोल के बारे में भी वो बोल रहे हैं कि वहाँ से हम टोल नहीं कहा है, एनवायरमेंटल फीस और सुविधा के लिए देख फीस रेख लेंगे, करनी लेकिन पड़ती है बेसिकली टोल ही है वो। वो टोल ही है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जैसे जिब्राल्टर में वगैरह में तो वहाँ वो उसके जो देख रेख, या पनामा में सुएज में तो बाज़ाब्ता फीस ही लेता है इजिप्ट, टोल ही हाँ, लेता है। लेकिन बात हाँ, बहुत सारी ऐसी वाटरवेज में जो है वो उसकी उसके अपकीप के लिए लेते हैं पैसे। हाँ, तो अच्छा। ये भी हो सकता है, ये भी आप शुरू करें कि अपकीप के लिए हमें पैसे दे दो, इसको रखना है रख रखाव के लिए। तो लेकिन बिल्कुल। अब रख रखाव अब एक आखिरी सवाल आपसे। भारत ने जिस तरह से इस पूरे क्राइसिस को हैंडल किया है, मतलब चाहे आप अमेरिका से संबंध को बात देखें या फिर ईरान से देखें, तो कोशिश ये रही है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे बाहर रहें, लेकिन बार-बार ये कहा है कि पीस इज़ द वे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सुनाई नहीं दिया। लेकिन ये समझ में आता है कि भारत अभी जो कर रहा है, वो एक तरह से भले ही इसे ना माने, इसको इसको मल्टीलैटरलिज़्म कहा जाए, लेकिन एक नॉन अलाइनमेंट की कोशिश फिर से लग रहा है कि वो कर रहा है। ये क्या कारगर होगा इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, आपको क्या लगता है? देखिए, जिस वक़्त ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, आपने भी काफ़ी सालों तक आपने भी एमईए फॉरेन ऑफिस को कवर किया है
और जब ये कॉन्फ्लिक्ट आप समझ पाएंगे, जिस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है, इंडिया एक आइडियल कंट्री थी, इससे बेटर पोजीशन किसी की भी नहीं थी दुनिया में, कि दैट इट हैज अ गुड रिलेशंस विद अमेरिका, इट हैड अ गुड रिलेशंस, एक्सट्रीमली गुड रिलेशंस इजराइल, और इसके अच्छे रिलेशंस ईरान के साथ भी। और इंडिया जो है उस अपनी पोजीशन को इस्तेमाल कर सकता था, चलो मीडिएशन के लिए तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट इनको बताने के लिए कि यार खामोश रहो, या आराम, या कुछ थोड़ा बहुत सब्र करो, या कुछ बिल्कुल बातचीत पर आ जाओ, या न्यू दिल्ली को बना सकता था या उनको बुला सकता था वहां पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है इंडिया ने अपने पोजीशन, अपने कद का सही इस्तेमाल नहीं किया। ये बहुत ही अफसोस रहेगा ये इंडियन डिप्लोमेसी के लिए। और प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट हुआ इजराइल को, वो इंतहाई गलत टाइम पर था। टाइमिंग उसकी गलत हो गई। कोई भी असली का कोई ऐसी कोई उम्मीद भी थी उसमें, तो बिल्कुल एक कील ठोक दी उसके ऊपर। इंडिया का जो क्लाउड जो है उसको यूज नहीं किया गया। इंडिया के मेजर इंटरेस्ट्स हैं, एनर्जी इंटरेस्ट्स हैं गल्फ में, कनेक्टिविटी एट स्टेक थी थ्रू चाबहार, या फिर दूसरा जो नेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर या आईमेक जो इंडिया ने बनाया, कितना स्टेक थे इंडिया के। इंडिया जो है, मतलब इट शुड हैव बीन द लाइक मेन ब्रोकर, और इट शुड हैव बीन स्टेबलाइजिंग वॉइस। लेकिन इंडिया जो है इसमें नहीं कर पाया, नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया। मतलब इंडिया को जो है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, सेफ्टी ऑफ जो ये सीफेरर्स हैं, स्टेबल ऑयल सप्लाईज, या डायलॉग जो है थ्रू ब्रिक्स, एससीओ, G20 और अदर बायलैटरल चैनल्स के थ्रू जो है इंडिया जो है प्रोएक्टिव स्टैंड ले सकता था। और इंडिया जो है एटलीस्ट जो है ग्लोबल साउथ की एक बहुत बड़ी वॉइस के तौर पर जाना जाता है आउटसाइड वर्ल्ड, उसको इंडिया ने इस दौरान यूज नहीं किया। और ये इंडिया का एक बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक फेलियर रहा इस दौरान। लेकिन अब जो इंडिया का जो अब जो कोशिश कर रहे हैं इंडिया, लेकिन अब इतने सारे एक्टर्स अब इसमें घुस गए, ऐसे एक्टर्स घुस गए कि अब जाहिर सी बात है कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर, ईरान के जो ऑफिसर्स हैं, उनके ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ आप बात करो तो दे से कि दैट दे न्यू कि किसने हमें किस वक्त साथ दिया। और that is what when you try to probe them about India, so that is their answer. So the relations with Iran, हो सकता है शायद apparently वो ना लगे, apparently वो ना आए सामने, ऐसे कुछ ना कहें apparently, लेकिन behind the scene और behind the mindset जो है they have that in their minds कि हमें जो है जिस तरह से इंडिया को बिहेव करना चाहिए था, जिस तरह से इंडिया को इजराइल को रोकना चाहिए था, इजराइल को थोड़ा सेंस डालना चाहिए था, that India did not do. इसको एक मिस्ड चांस जरूर कहेंगे। और बहुत अच्छे से आपने समझाया इफ्तिकार साहब कि क्या हो रहा है और किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या होना चाहिए था। लेकिन आगे भी मेरे ख्याल से काफी कॉम्प्लिकेटेड वक्त है, किस तरह से क्या निकल कर सामने आता है। आज की दुनिया में हमने जितना भी एक्सपीरियंस किया हो, जितना भी काम किया हो, लेकिन उसका एंड रिजल्ट जो है, अभी जो कुछ चल रहा है दुनिया में, कुछ और ही नजर आता है। और हर वक्त, हर दिन, हर घंटे कुछ ना कुछ बदल रहा होता है। लेकिन इस पर हम सब नजर रखेंगे। आपने मुझसे बात की, अच्छे से हमारे दर्शकों को समझाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।